एक लड़की और उसकी माँ एक दिन बैठकर आपस में दोनों एक दूसरे से प्यार भरी बातें कह रहे थे। इसी दौरान उसकी बेटी ने अपनी माँ से कहा कि माँ, मुझे तुमसे एक बात करनी है, पर मैं वो बात कहने में डर भी रही हूँ और मुझे संकोच भी हो रहा है कि मैं उस बात को आपसे कैसे कहूँ। तब माँ अपनी बिटिया से कहती है, नहीं बिटिया, कौन सी बात है, एक बार बताओ क्या बात है, तुम कहना क्या चाह रही हो, और मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम आखिर में किस लिए संकोच कर रही हो और कौन सी ऐसी बात है जिसे बताने के लिए तुम मुझसे डर रही हो। तो लड़की अपनी माँ से बताती है कि दरअसल माँ, मैं एक लड़के से प्यार करने लगी हूँ और वो लड़का बहुत ही स्मार्ट है और वो सीबीआई में ऑफिसर है। अब माँ अपनी बिटिया की इस पूरी बात को सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है, क्योंकि उनकी बेटी कम पढ़ी लिखी थी और वो जिस लड़के से प्यार करती है वह सीबीआई में ऑफिसर था। अब यह बात वह उसी शाम को अपने पति यानी लड़की के पिता को बताती है, और चूंकि लड़की का पूरा परिवार उसी मकान में रहता था, इसलिए लड़की के घर वालों ने लड़के को अच्छी तरीके से देखा था। अब धीरे धीरे बात आगे बढ़ती है और बात आगे बढ़ते बढ़ते लड़की परिवार के तरफ से शादी करने की सहमति मिल जाती है। अब दोनों परिवार खुशी खुशी 4 दिसंबर 2023 को मंगनी की रस्म अदा करते हैं। मंगनी की रस्म अदा करने के दौरान जो पंडित थे वर और वधू पक्ष से शादी की तिथि फरवरी 2024 में निकालते हैं। अब दोनों परिवार यानी लड़के का परिवार और लड़की का परिवार फरवरी 2024 में होने वाली इस शादी की तैयारियां करना स्टार्ट कर देते हैं। लड़का था इसी मकान में ग्राउंड फ्लोर पर रहता था। तो एक दिन लड़की पक्ष से किसी व्यक्ति ने इस लड़के से पूछा कि भैया, तुम सीबीआई में अफसर हो, किस पोस्ट पे हो, कहाँ पोस्टेड हो। तो लड़के ने जवाब दिया कि मैं एक गोपनीय मिशन पर हूँ, इसलिए मैं अपनी गोपनीयता को देखते हुए अपनी नौकरी से संबंधित जानकारी किसी को बता नहीं सकता हूँ। लड़की पक्ष के उस व्यक्ति ने सोचा, चलो कोई बात नहीं है, सीबीआई में है और एक गोपनीयता इनकी होती है पहचान, तो गोपनीयता की वजह से शायद ही अपनी नौकरी के बारे में ना बताना चाह, तो उसने ज्यादा जोर देकर पूछना भी अच्छा नहीं समझा। 4 दिसंबर 2023 को मंगनी की रस्म अदा करने के बाद अभी कुछ ही दिन बीते थे कि अचानक इस लड़के को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। और पुलिस जब गिरफ्तार करती है तो जो कहानी इस लड़की के परिवार वालों के सामने आती है, उस कहानी को सुनकर ये लड़की का परिवार अपने आप को ठगा महसूस कर रहा था। अब जब पूरी कहानी सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से पूरी दिल्ली वासियों को पता चलती है, तो लोग यही कहते हैं कि कैसा जमाना आ गया है, आदमी एक चेहरे पर कितने चेहरे लगा देता है। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, शास्त्रीय काल, क्या हालचाल। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे और मस्त। दोस्तों, जो मैं आज आपको कहानी सुनाने चल रहा हूँ, ये कहानी है भारत की राजधानी दिल्ली। दोस्तों, दिल्ली में ही एक थाना पड़ता है नंदनगरी। नंदनगरी थाने में 13 दिसंबर 2023 को एक व्यक्ति जिसका नाम महावीर है, वो पहुंचता है। महावीर पुलिस वालों को बताता है कि उसकी माँ का नाम आशा देवी है और आशा देवी यानी कि महावीर के माँ की उम्र जो है वो 60 साल के आसपास है। महावीर के पिता यानी कि आशा देवी के पति की मृत्यु कई सालों पहले बीमारी से हो चुकी है। अब आशा देवी के नाम से दिल्ली के अंदर 2 मकान हैं जो नंदनगरी और हर्ष विहार में मौजूद हैं, और ये दोनों मकान आशा देवी ने किराए पर दिए हुए हैं। यानी कि आशा देवी के इन दोनों मकान में किराएदार रहते हैं। आशा देवी 10 दिसंबर 2023 को अपने बेटे महावीर से बताकर निकलती हैं कि बेटा, मैं नंदनगरी वाले मकान पर जा रही हूँ, वहाँ किराएदारों से मुझे किराया लेना है। वो 10 दिसंबर 2023 को किराया लेने गई। उसके 3 दिन बाद यानी 13 दिसंबर तक ना वो घर वापस आई और ना ही उनका फोन मिला। फोन जब भी ट्राई किया जाता, उनका नंबर स्विच ऑफ बताता। महावीर थाने पहुंचता है और प्रार्थना पत्र देता है, जिसमें महावीर इन सारी चीजों का उल्लेख भी करता है। पुलिस महावीर से प्रार्थना पत्र लिखती है और गुमशुदगी की एफआईआर दर्ज कर महावीर से कहती है कि अब आप घर जाइए, हम लोग इसकी जांच करेंगे। आपकी माँ की खोजबीन करने में पुलिस की तरफ से जितनी भी सहायता हो सकेगी वो हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपकी माँ जल्द से जल्द मिल जाए। अब महावीर एफआईआर दर्ज कराने के बाद उसकी एक कॉपी लेता है थाने से और सीधा अपने घर आ जाता है। घर आने के बाद वह खाली नहीं बैठा था, वह भी अपने स्तर से अपनी माँ की
जगह जगह पर पूछताछ कर रहा था, उसकी माँ कहाँ बैठती थी, रिश्तेदार के यहाँ तो नहीं गई है, कहाँ चली गई, वो हर जगह पूछताछ कर रहा, लेकिन माँ का न कोई पता चला और ना उसकी माँ का कोई सुराग ही चला कि आखिर उसकी माँ कहाँ गायब हो गई। अब इस मामले की दोनों तरफ से खोजबीन हो रही थी। एक महावीर अपने माँ की खोजबीन कर रहा था और पुलिस एफआईआर दर्ज की थी, इसलिए पुलिस भी अपने स्तर से खोजबीन कर रही थी। लेकिन अब एफआईआर दर्ज हुए 3 दिन बीत चुका था। 15 दिसंबर 2023 को नंदनगरी थाने में हर्ष विहार कॉलोनी से एक फोन पहुंचता है और हर्ष विहार कॉलोनी से फोन करने वाला पुलिस को बताता है, साहब मैं हर्ष विहार कॉलोनी से बोल रहा हूं और हमारी ही हर्ष विहार कॉलोनी में एक कमरे से बहुत ज्यादा बदबू आ रही है। और वह हर्ष विहार कॉलोनी के उस कमरे के सामने पहुंच जाती है जहां से बदबू आ रही थी। अब पुलिस देखती है कि जिस कमरे से बहुत तेजी से बदबू आ रही है वो कमरा बाहर से लॉक था, तो पहले तो चाबी का इंतजाम करती है, लेकिन जब चाबी का इंतजाम नहीं होता है तो पुलिस इस कमरे के दरवाजे को तोड़ती है और जब दरवाजे को तोड़कर कमरे में अंदर आती है तो उससे सब कुछ सामान्य दिखा, लेकिन पुलिस को ये लग रहा था कि जो बदबू आ रही है वो बेड के पास से आ रही है। तो पुलिस जब बॉक्स वाले इस बेड को खोलती है, बेड के अंदर से एक बहुत ही बदबूदार लाश मिलती है जो पॉलीथीन में अच्छी तरीके से पैक की हुई थी। पुलिस जब पॉलीथीन को खोलती है तो देखती है लाश बुरी तरीके से सड़ चुकी है, लिहाजा एक महिला उस थाना क्षेत्र से गायब हुई थी, जिसकी एफआईआर अभी कुछ दिन पहले ही पुलिस वालों ने दर्ज की थी। पुलिस महावीर जिसने एफआईआर दर्ज कराया था उसको बुलाती है और बॉडी को शिनाख्त करने के लिए कहती है। जब महावीर इस बॉडी को देखता है तो फूट फूट कर रोने लगता है और वो कपड़ों से पहचान जाता है कि ये लाश किसी और की नहीं बल्कि उसकी मां आशा देवी की ही है। पुलिस अब शव का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पुलिस इस हत्याकांड के पीछे की वजह की जांच करने के लिए जुट जाती है कि आखिर ये हत्या कब, किसने, कहां और कैसे की। इस महिला के घर वालों से पूछताछ करती है और महिला के जो 2 किराए के मकान थे उनमें सभी किराएदारों से बारी बारी करके पूछताछ करती है, लेकिन पुलिस के हाथ में कोई भी सुराग नहीं आता है। अब पुलिस मजबूर होकर इस 60 वर्षीय महिला के मोबाइल की कॉल डिटेल निकालती है। उसे कॉल डिटेल में बहुत चौंकाने वाले तथ्य हाथ लगे। पुलिस ने देखा कि उसका एक किराएदार था जो उससे काफी देर देर तक लंबी लंबी रातों में भी बातें किया करता था। महिला के उस मकान तक जाती है जहां पे ये किराएदार रहता था जो इस महिला से बात किया करता था, तो पता चला कि वो तो करीब 5-7 दिन से कमरे पर है ही नहीं। पुलिस इस किराएदार के बगल वाले किराएदारों से बात करती है तो पुलिस को किराएदार बताते हैं कि हमारी मकान मालकिन जब भी किराया लेने आती थी तो वो काफ़ी देर देर तक इस किराएदार से बात करती थी और कई बार जब वो किराया लेने आती थी, रात रुकती थी तो इसी किराएदार के कमरे में ही रात रुकती थी। हाल ये किराएदार 5-7 दिन से साहब है नहीं, इसलिए इसके कमरे में लॉक लगा हुआ है। अब पुलिस मृतका आशा देवी के बेटे महावीर से पूछती है कि क्या तुम्हारे पास वो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो लीगल तौर पर होने चाहिए, जैसे रेंट एग्रीमेंट वगैरह। तो महावीर कहता है हाँ सर, रेंट एग्रीमेंट मेरे पास पड़ा है। अब महावीर पुलिस को रेंट एग्रीमेंट देता है जिसमें उसका आधार कार्ड, एड्रेस सब कुछ पड़ा था, जिसकी उम्र 25-26 साल थी और वो अलीगढ़ के एक गांव का रहने वाला था। पुलिस की एक टीम सीधा अलीगढ़ रवाना होती है और वहां से वो आरोपी देवेंद्र उसको वहां से गिरफ्तार करती है। करने के बाद जब देवेंद्र के घर वालों से इसके बाबत पूछताछ करती है तो देवेंद्र का पिता पुलिस वालों को बताता है कि साहब हमारे लड़के ने किसी प्रकार का कोई जुर्म नहीं किया है, वो तो जर्मनी में डॉक्टर है और वो अभी छुट्टियों पर आया है। जब उसने उसके पिता को सारा घटनाक्रम बताया कि आपका लड़का कोई डॉक्टर वाक्टर नहीं है, झूठ बोल रहा था, तो पिता भी अपने आप को ठगा महसूस करते हैं। अब पुलिस देवेंद्र को उठाकर दिल्ली ले आती है और देवेंद्र से पूछताछ करती है कि तुमने आशा देवी की हत्या क्यों और कैसे की। तो देवेंद्र जो बताता है वो कहानी अपने आप में बहुत चौंकाने वाली है। देवेंद्र बताता है कि वो साल 2015 में दिल्ली कुछ कमाई करने के लिए आया था और उसने कापर का अपना एक नया बिजनेस शुरू किया था, लेकिन उसके कुछ दिन बाद ही लॉकडाउन हो गया, जिससे मुझे धंधे में बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। खाने के भी लाले पड़ गए, हमारे पास रहने के लिए छत नहीं थी। अब मैं किराए का कमरा ढूंढ रहा था। मैं कमरा ढूंढते ढूंढते नंद विहार पहुंचा था
और नंद विहार में मुझे एक मकान मालकिन से भेंट हुई जिनकी उम्र उस समय तकरीबन 54-55 साल रही होगी। उन्होंने मुझे अपने घर में एक कमरा दे दिया। फिर कुछ दिन बाद हम दोनों एक दूसरे से फोन पर बात करने लगे। आशा देवी को काफी पसंद करने लगा और आशा देवी मुझे पसंद करने लगी। दोनों के बीच में फोन पे काफी लंबी लंबी बातें होने लगी। साहब, इसी दौरान मैं आशा देवी से शारीरिक संबंध भी कई बार बनाया और जब भी वो किराया लेने आती थी हर महीने, तो वो हमारे पास 1-2 रात रुक कर ही जाती थी। लेकिन साहब, जब इस बार हमारी मकान मालकिन किराया लेने आई तो उनका व्यवहार और तौर तरीका बातचीत करने का बहुत ही बदला था और उन्होंने मुझे एक कमरे में बुलाया और हम दोनों ने पूरी रात गुजारी। उनके साथ मैंने शारीरिक संबंध भी बनाया और उन्होंने मुझसे कहा कि तुम शादी कर रहे हो। शायद मेरी शादी की बात उनसे किसी ने बता दी थी, जिसको लेकर वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गई और जब वो मुझसे शादी के बारे में जानकारी चाहने लगी तो मैंने उनको बताया कि मेरी शादी तय हो चुकी है और मेरी शादी फरवरी 2024 में है। कान मालकिन यह सब बातें सुनते हुए बिल्कुल आग बबूला हो गई और उन्होंने मुझे कई थप्पड़ जड़ दिए और उन्होंने जब मुझे 4-5 थप्पड़ मारा तो मुझे बहुत तेजी से गुस्सा आ गया और वही कमरे में ही एक ईंटा रखा था। मैंने उस ईंटे से खींचकर उनके सर पर प्रहार कर दिया, जिससे उन्हें काफी खून बहने लगा और वो चिल्लाने लगी। तब साहब, मैंने उनका मुंह बंद करके ईंटे से कई बार उनके सर पर वार किया, जिससे उनकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई। अब पूरी कहानी देवेंद्र ने पुलिस के सामने जो सुनाई और आपने जो सुनी, ये वाकई हैरान करने वाली बात है, क्योंकि दोनों में उम्र का बहुत ज़्यादा अंतर था। जहां देवेंद्र की उम्र मात्र 25-26 साल थी, वहीं इस महिला की उम्र 60 साल की थी। यहाँ पर सोचने वाली एक बात यह है कि एक ही व्यक्ति अपने पिता और अपने गांव वालों को बताता था कि मैं जर्मनी में डॉक्टर हूं, और यहाँ पर जहां वो शादी कर रहा था उस लड़की के परिवार वालों को बताया था कि मैं सीबीआई में ऑफिसर हूं। तो जो आज का समय चल रहा है, इस समय में कौन सा व्यक्ति अपने ऊपर कितने चेहरे लेकर घूम रहा है, में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। तो इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं था। इस कहानी को सुनाने का मकसद बस इतना सा था कि आप सतर्क रहें, जागरूक रहें, अपने आँख, कान, नाक सब कुछ खुले रखें। तो पूरी कहानी के बारे में आपका क्या कहना है, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलता हूं परसों रात्रि 8 बजे आपको एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।